जय हिंद। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि ये क्लासेस स्पेशल रेलवे वालों के लिए होने वाली है। ठीक है, इस बार अपना टारगेट है कि रेलवे में बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन होना चाहिए जिसको उसको ज़रूरत है, जिन बच्चों को। ठीक है, तो थंबनेल है आपका क्या कि अब की बार रेलवे पार। हमारा भी फुल कॉन्फिडेंस है कि अब की बार आपका सिलेक्शन रेलवे में करा के ही दम लेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, आप सब बने रहिए चैनल्स पे और रेलवे अब की बार पार लगाएंगे इसकी नैया। ठीक है, तो ये क्लासेस किन बच्चों के लिए होने वाली है? ये क्लासेस हमारे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर हम अटेंशन देंगे कि बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम होती है उनको प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ये सारे एग्ज़ाम्स को कवर करेगा है, रेलवे के जितने भी पेपर्स हो रहे हैं सबके लिए। ठीक है, तो फॉर ऑल रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लासेस होने वाली हैं। ठीक है जी, रेलवे के कोई भी पेपर्स हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम्स हो, सारे एग्ज़ाम्स में हम आपके साथ फुल सपोर्ट्स में रहेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन ढंग से निकल सके। ठीक है, तो स्टूडेंट की सबसे पहली और फर्स्ट समस्या होती है कि पढ़ाई कैसे करें। डे टू डे आपके पास बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास समय का अभाव होता है या काम नहीं कर पाते हैं, इनकम प्रॉब्लम्स होती है, व्हाटएवर जो भी समस्याएं हैं, लेकिन अपना टारगेट है कि इस बार गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो ही जाए, कोई ना कोई फॉर्म ज़रूर निकल के आए। ठीक है, तो कैसे पढ़ने होंगे आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स हैं रेलवे के, ठीक है, चाहे वो मैथ्स हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, तीनों को आपको क्या है इनकी टाइम टेबल्स के हिसाब से सब्जेक्ट्स को बांट लेना है, कौन इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, कौन आपका कम कमज़ोर है, कौन अधिक स्ट्रांग है। ठीक है, तो सबको आप ध्यान में रख के आप उसको एक सेट टाइम टेबल्स बना लीजिएगा। इसके ऊपर भी हम स्ट्रैटेजी लाएंगे, बेस्ट स्टडी। ठीक, तो पढ़ाई आप किस तरीके से करिएगा। नेक्स्ट क्या है ना कि आपको पढ़ने के दौरान सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल काम करना है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, रेलवे के जो भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट के सिलेबस पे हमें ध्यान देना है। ए टू जेड सिलेबस का कोई भी टॉपिक्स आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए तो आप रेलवे के सारे PYQs माने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको लगाना है, चाहे वो ALP के हों, चाहे वो टेक्नीशियन के हो, चाहे वो NTPC के हों, चाहे RPF कांस्टेबल या SI के हों, या RRB JEE नॉन टेक्निकल वाले हों। ठीक है, आपको जितने भी सिलेबस आपने पूरा कर, जैसे कि आपने एक चैप्टर्स को पढ़ा, ठीक, एक चैप्टर्स को पढ़ने के बाद उस चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में आए गए हों उनको आपको पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर वाइज आप पढ़िए सिलेबस को, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करिए। ठीक, और उसके बाद जब एग्ज़ाम्स नज़दीक आ जाएगा तो 20 से 25 दिन में आपको मॉक टेस्ट देना है। आप जितने मॉक टेस्ट दे सकें उतना दीजिए। जब आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 90% बनेंगे। और मॉक टेस्ट देगा आपको 100 आउट ऑफ 100% का फुल कॉन्फिडेंस। ठीक है, यदि आप प्रीवियस सिलेबस पढ़ के जाते हैं तो ये हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो या रुक भी सकता है। 70% चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के जाते हैं तो पॉसिबिलिटी थोड़ा से और बढ़ जाएगी सिलेक्शन की। और ये क्लासेस हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ला रहे हैं। ठीक है, कि एसएससी के रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो जो क्वेश्चंस हो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं डिट्टो हूबहू छाप के हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो आप चैनल्स पे ज़रूर जुड़िए। ठीक, और उसके बाद आप लास्ट में क्या लगेगा, मॉक टेस्ट, जिससे आपका रेलवे पार हो जाए इस बार। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये चैनल आपके लिए कितना खास होने वाला है, क्योंकि हम इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो कि आपको मार्केट में जल्दी मिलता नहीं है। सिलेबस आप तो पढ़ लेते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि हम पढ़े कहाँ से। ठीक है, तो उसके लिए हम आपके लिए सेशंस लाए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए आज 2-4 क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर लें कि किस तरीके से क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो आपके चैप्टर वाइज होंगे, जैसे हिस्ट्री अलग से होगा, ज्योग्राफी अलग से, पॉलिटिक्स अलग से। तो हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं एशियंट हिस्ट्री से। ठीक है, हम हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबके टॉपिक्स वाइज और चैप्टर वाइज क्लास होने वाले हैं, जैसे कि हमने थंबनेल में लगा के आपको बता दिया है। तो फर्स्ट इसका क्लास स्टार्ट हो रहा है क्या, पाषाण काल से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था रेलवे 2021 में आए हुए, देख लीजिए आप। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पाषाण काल के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो पाषाण काल इनमें से कौन सा पाषाण काल के अंतर्गत नहीं आता है। फर्स्ट ऑप्शन है कि पूरा पाषाण काल,
और बी ऑप्शन है नवपाषाण काल, सी ऑप्शन है क्या ताम्रपाषाण काल, और डी ऑप्शन है मध्य पाषाण काल। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जो ताम्रपाषाण काल है, ठीक है, ये जो है पाषाणकालीन सभ्यताओं में नहीं आता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण, पाषाण काल का मतलब होता है स्टोन एज, पत्थर से उस समय के जो मनुष्य थे वो पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। पाषाण काल को 3 प्रमुख कालों में बांटा गया है। फर्स्ट है पूरा पाषाण काल, सेकंड है क्या मध्य पाषाण काल, और थर्ड जो है वो नव पाषाण काल है, ठीक है। ताम्र पाषाण काल नहीं था, इस समय तांबे का यूज हुआ था, वो इसके युग को पार कर गया था। तो ये आरआरबी द्वारा क्वेश्चन करेक्ट आंसर किया हुआ है कि ताम्र पाषाण काल जो है वो स्टोन एज के अंतर्गत नहीं आता है, पाषाण काल के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये 2021 एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन है 1955 से 1956, दूसरा है 1956 से 1954 से 1955, और बी ऑप्शन है 1957 से 1958, और डी ऑप्शन है 1953 से 1954। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह आंसर नंबर बी है, ठीक है, कि 1957 से 1958 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957 से 1958 के बीच में हुई थी। इसके रिलेटेड आप एक और चीज़ याद रख लीजिएगा कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर हैं? एमपी में, मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित है, जो विंध्याचल पर्वत के चारों तरफ से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। इसकी खोज 1957 से 1958 के बीच में की गई थी। इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी घोषित कर लिया गया है। इसकी जो खोज थी वो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर थे, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। इसकी खोज 1957 से 1958 के बीच में हुई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तीसरा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, दूसरा क्या है कि मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से, सी ऑप्शन है कि प्रारंभिक द्रविड़ काल, प्रारंभिक द्रविड़ थोड़ा सा ये हो जाएगा काल हो जाएगा, कल को काल बना लीजिएगा, काल के चिन्हों की वजह से, और डी ऑप्शन है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीन चिन्हों की वजह से। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। भीमबेटका की जो शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीन चिन्हों की वजह से। तो क्योंकि वहाँ पर क्या थे कि उस समय लोग निवास करते थे और उन्होंने भीमबेटका में सबसे पहले चित्रकारी करना सीख गए थे, ठीक है। तो उसी के लिए ये फेमस है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। भारत में जो पाषाणकालीन शिला चित्रकारी है वो पाई जाती है भीमबेटका में। अब मैं इसके पहले ही बता दिया था कि मनुष्य ने सबसे पहले जो चित्रकारी करना सीखा था वो पत्थर पर एक फिगर को बनाया था, वो है भीमबेटका में, ठीक है। रायसेन जिला एमपी में स्थित है ये भीमबेटका, ठीक। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है, यानी कि सबसे पहले कौन सा काल आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा, उसके बाद का है, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या है कि पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है कि धातु युग काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। सी ऑप्शन है नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। डी ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और पूरा पाषाण काल है। तो कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए होगा, पूरा पाषाण काल। ए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। सबसे पहले जो टाइम था वो पूरा पाषाण काल का था, उसके बाद जो था वो मध्य पाषाण काल का था, और उसके बाद नवपाषाण कालीन युग था, ठीक है। नेक्स्ट और छठा क्वेश्चन है कि
सिंधु घाटी, ये चैप्टर नंबर 2 से टाइप हो गया है, ठीक है। इसको हम 2 चैप्टर में फिर से पढ़ाएंगे। देख लीजिए 5वां क्वेश्चन 2021 में आया था, और जो एनटीपीसी का 2022 में क्वेश्चन आया था ये वाला था कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। ये थोड़ा सा स्टैटिक्स में मॉडर्न जगह के नाम पर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जो शिल्पकारी का निर्माण था उसके लिए सीप जो है वो हम नागेश्वर से प्राप्त करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प के लिए सीप जो है नागेश्वर, ये जगह है गुजरात में है, ठीक है। गुजरात वहीं से प्राप्त किया जाता था। इस सभ्यता में विभिन्न स्थलों से काल के जो रूप प्राप्त होते हैं उनमें मुहर, मिट्टी, बर्तन, आभूषण, पक्की मिट्टियाँ एवं मूर्तियाँ भी शामिल है। तो इस टाइम पीरियड में हम सब मूर्ति उर्तियों के बारे में भी ज्ञान को प्राप्त होते थे। तो ये थोड़ा सा बेसिक क्लासेस थी, तो इस वजह से हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लाए हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं इसके आगे चैप्टर नंबर 2। पहले चैप्टर से हमारा इतना ही लगभग क्वेश्चंस था, हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे। तो दूसरा चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता से होगा, उसमें जितने भी क्वेश्चंस बने हुए हैं चाहे वो कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, सारे क्वेश्चंस में रहेंगे। धन्यवाद।